नमस्कार, मैं हूं शाहरुख खान। देश में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल की है, क्योंकि बीजेपी ने वहां अपना दम लगाया है। ममता बनर्जी अपना गढ़ बचाने की कोशिश में है, और इन सबके बीच यशवंत सिन्हा, जो एक वक्त में एनडीए सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो वित्त मंत्रालय से लेकर विदेश मंत्रालय तक संभाल चुके हैं, अब वो तृणमूल कांग्रेस के सदस्य के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। यशवंत सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया पर हमसे बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है हमारा कि अभी यशवंत सिन्हा, जो दलगत राजनीति से अलग हो चुके थे, अब वापस तृणमूल कांग्रेस में उसकी सदस्यता लेने के पीछे उनकी क्या वजह है? यह आपने बिल्कुल सही फरमाया कि मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया था अप्रैल 2018 में। उसके लगभग 3 साल पूरे हो गए। ठीक है, तो मेरा कूलिंग ऑफ पीरियड पूरा हो गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने के बाद मैंने ये सोचा था कि अब दलगत राजनीति में नहीं आऊंगा, लेकिन परिस्थितियां बदल गई और मुझे लगता है कि 2018 की जो परिस्थितियां थी उससे आज की परिस्थितियां बहुत ही भिन्न हैं और बहुत ही खतरनाक, ज्यादा खतरनाक है। और इसलिए मुझे लगा कि मुझे वापस दलगत राजनीति में लौटना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस क्यों ज्वाइन किया मैंने? इसलिए कि बंगाल का जो चुनाव हो रहा है विधानसभा का, वो देश में तो 5 प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा, जैसा आपने खुद कहा, अगर लोगों का ध्यान है तो बंगाल के चुनाव पर है, जहां बीजेपी ने इतना हल्ला गुल्ला शोर मचाया हुआ है, जैसे लगता है कि उनके लिए भी जीवन मरण का प्रश्न बन गया है। तो वहां पर बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी पहले से ही बहुत न केवल सरकार में है, बहुत शक्तिशाली भी है, मजबूत है। उनको शायद मेरी जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने ये सोचा कि मेरे आने से, और यही मैंने मैसेज भेजा था उस पार्टी को, कि मेरे आने से अगर एक सीट में भी कोई फर्क पड़ सकता है तो मैं पार्टी ज्वाइन करके वो मदद करने को तैयार हूं। तो उन लोगों का तुरंत रेस्पॉन्स आया मेरे पास। उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप ज्वाइन कर लीजिए, और सारी बात तुरंत तय होगी एक दिन के भीतर। मैं कोलकाता गया और कल मैंने वहां पर पार्टी ज्वाइन कर लिया। और अब चूंकि मैं टीएमसी में हूं, तो पार्टी जो मेरे लिए भूमिका तय करेगी वो मैं करने को तैयार हूं, ताकि उस पार्टी की एक बार फिर जीत हो बंगाल के चुनाव में और बीजेपी हारे। यशवंत सिन्हा जी, आपने कहा था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि देश अभी एक दोराहे पे खड़ा है। जो भी संस्थाएं हैं उन सब पर सवाल उठ रहे हैं, यहां तक कि आपने न्यायपालिका का भी नाम लिया। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप देखें, पेट्रोल, डीजल, गैस, इनकी बात एक मिनट के लिए ना भी करें, जिससे जनता त्रस्त और परेशान है, तो बड़ी चिंता की बात जो है वो ये है कि प्रजातांत्रिक संस्थाएं जो हमारे देश में है, उस हर संस्था को जानबूझ के कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। और एक तरह से आप देखें तो पिछले 7 साल में प्रजातंत्र ही खतरे में पड़ गया। मैंने ये भी कहा कल कलकत्ते में कि प्रजातंत्र का मतलब ये नहीं होता है कि 5 साल में एक बार चुनाव हो जाए, लोग वोट डाल दें। प्रजातंत्र का मतलब ये होता है कि 24/7 लगातार प्रजातंत्र जिंदा रहे और प्रजातंत्र की जो संस्थाएं हैं वो मजबूती से अपना काम करती रहे। आज आप उठाकर देखेंगे तो हर संस्था कमजोर हो गई है और जानबूझकर कमजोर करने का प्रयास किया गया है, जिसमें कि दुर्भाग्य से न्यायपालिका भी शामिल हो गई है। आज अगर आप गौर करें कि सरकार द्वारा पिछले 2 सालों में जो कदम उठाए गए, जो बहुत सारे बहुत महत्वपूर्ण कदम थे, वो सारे के सारे आज न्यायपालिका में लंबित हैं। किसी पर सुनवाई तक भी शुरू नहीं हुई है। जैसे जम्मू और कश्मीर का ही मुद्दा था, 370 धारा खत्म करने का मुद्दा था, वो न्यायपालिका में लंबित है। सीएए का मामला न्यायपालिका में लंबित है, और कई मामले हैं जो न्यायपालिका में लंबित है। न्यायपालिका ने उस पर सुनवाई भी नहीं शुरू की है अभी तक। तो मामले जाते हैं न्यायपालिका में, जी, लंबित रह जाते हैं, फैसला नहीं हो पाता है।
और ये उनकी दुर्बलता का प्रतीक है, उनकी ताकत का प्रतीक नहीं। यशवंत सिन्हा जी, एक सवाल था आपसे कि कितना मुश्किल रहेगा टीएमसी के लिए चुनाव, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी यह कहा जा रहा था कि बंगाल में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं करने जा रही, लेकिन 1.5 दर्जन सीटों से ज्यादा वो जीतने में कामयाब रहे थे। ऐसे में यह लड़ाई करो या मरो वाली है। वो वैसे में जब जो लोगों के मुद्दे होते हैं वो एक तरीके से चुनावी से डिटैच हो गए, अलग हो गए, चाहे वो महंगाई हो, रोजगार हो, अब इस पर वोटिंग होती नजर नहीं आती। ऐसे में आप लोग की लड़ाई कितनी मुश्किल है? देखिए, आपको ये पता होगा कि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव, दोनों चुनाव बिल्कुल अलग अलग, बिल्कुल, दोनों के कंसिडरेशंस अलग अलग होते हैं। वोटर अगर लोकसभा में किसी पार्टी को वोट दे रहा है तो आवश्यक नहीं है कि विधानसभा में भी वो उसी पार्टी को वोट करेगा, और इसके अनेक उदाहरण हमारे देश में पड़े। इसलिए लोकसभा में जो प्रदर्शन हुआ भारतीय जनता पार्टी को आवश्यक रूप से रिपीट होगा विधानसभा में, यह मैं मानने को तैयार नहीं। जहां तक विधानसभा के इस चुनाव का सवाल है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि ममता बनर्जी और टीएमसी बहुत मजबूत स्थिति में हैं, और मुझे यह लगता है कि उनका जो प्रदर्शन होगा इस चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, वो पिछले चुनाव की तुलना में कहीं और बेहतर होगा। पिछले चुनाव में उनकी बड़ी भारी जीत हुई थी, और मुझे लगता है कि इस चुनाव में भी वो बड़ी भारी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, मेरे ज्वाइन करने के पीछे तर्क ये था कि मैं उसमें जो कुछ योगदान कर सकता हूं वो मैं एकदम योगदान करना चाहूंगा। जो भी मेरा थोड़ा भी प्रभाव है, एक सीट पर भी प्रभाव है, 1000 वोटर पर भी प्रभाव है, तो उस प्रभाव का इस्तेमाल मैं टीएमसी के पक्ष में करना चाहूंगा। यशवंत सिन्हा जी, पहले होता यह था कि जब भी किसी नेता पर हमला होता था या उसे चोट लगती थी तो उस पर सवाल नहीं उठते थे। इस बार जब ममता बनर्जी को चोट लगी, उन्होंने कहा कि साजिश है, उन्हें धक्का दिया गया, लेकिन उनके इस आरोप पर भी लोगों ने हमला किया और कहा कि ये सहानुभूति बटोरने की तरफ उनका ये कदम था। तो ऐसे में टीएमसी लीडर के तौर पर हम आपसे जानना चाहेंगे, आज भी वो व्हीलचेयर पे जाकर चुनाव प्रचार कर रही हैं पहली बार अस्पताल से आने के बाद, क्या लगता है इसका फायदा टीएमसी को मिलेगा? आवश्यक रूप से मिलेगा, क्योंकि देखिए जिस तरह भारतीय जनता पार्टी तत्काल निष्कर्ष पर पहुंच गई, घटना घटी और उस समय से उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई ये तो नौटंकी है, नाटक है, ये है, वो है। और जिस तरह प्रधानमंत्री ने और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार भी बंगाल के मुख्यमंत्री को फोन करके उनके साथ कोई सहानुभूति नहीं दिखाई, इन सब का असर बंगाल के मानस के ऊपर पड़ा है, लोगों के मानस के ऊपर पड़ा है। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कोई भी इस बात को तो डिनाई नहीं कर सकता है कि उनको चोट लगी है, उनका पांव जो है वो प्लास्टर में है, आज के दिन है, व्हीलचेयर में चलने को वो मजबूर हो गई हैं। तो ये घटना कैसे घटी, इसका सबसे प्रत्यक्षदर्शी अगर कोई है तो स्वयं ममता बनर्जी है ना। कल जब कलकत्ते में उनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि कैसे ये घटना घटी, और मैं भी बिल्कुल कन्विंस हूं इस बात से कि जानबूझ के दरवाजे को बंद करने का प्रयास किया गया ताकि ममता बनर्जी चोटिल हो जाए, घायल हो जाए, और ये लोग उनके समर्थक ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जाहिर है उनके जो विरोधी हैं उन्होंने ऐसा किया। विरोधी कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा आचरण रहा है इस प्रकरण में, उससे साफ लगता है कि वो दोषी हैं और अपने दोष को छुपाने के लिए वो ममता बनर्जी के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। यशवंत सिन्हा जी, आपने कहा था 2014 आते आते आपको इस बात का एहसास हो गया था कि आप बीजेपी के नए नेतृत्व के साथ बहुत लंबा नहीं जा सकते, इसलिए भी आपने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था। मेरा सवाल यह था आपसे, विपक्ष की अगर बात करें तो अभी भी वो एकजुट होकर सत्ताधारी पार्टी का मुकाबला करता नजर नहीं आता, और ना ही जो मेहनत 7 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी बीजेपी का टॉप लीडरशिप करता है, वो मेहनत विपक्ष की नजर नहीं आती। ऐसे में क्या विपक्ष इस बात की उम्मीद कर रहा है कि इनसे परेशान होकर लोग खुद उनके पास आए,
या फिर उनके मुद्दों को लेकर सामने आकर खड़े होकर एक आवाज में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभा पाते आप लोग? देखिए, मुझे लगता है कि हम इन चुनाव के परिणामों का इंतजार करें। विपक्षी एकता होनी चाहिए। सारे लोग इकट्ठे आ जाएं तो बहुत खुशी की बात होगी। सारे लोग इकट्ठे नहीं आ सकते हैं तो कम से कम जो लोग इकट्ठे आ सकते हैं उनको इकट्ठा होना चाहिए। अब ये सारी बातें भविष्य के गर्भ में आज के दिन है, क्योंकि ये सब चुनाव हो जाए पांचों राज्यों के, उनके नतीजे सामने आ जाए, तो मुझे लगता है कि उन परिणामों से एक बार फिर गति मिलेगी विपक्षी एकता को, और गोइंग फॉरवर्ड जो विपक्ष के नेता हैं वो लोग अपनी भूमिका उसमें जरूर निभाने का प्रयास करें। यशवंत सिन्हा जी, आपने कल जिक्र किया था कि ममता बनर्जी ने ऑफर किया था कि अगर उन्हें बंधक के तौर पर वहां ले जाया जाए और बाकी जो बंधक थे उन्हें वहां से रिलीज करवा लिया जाए। एक तो ये टाइमिंग मैं जानना चाहूंगा कि पहली बार शायद ये बात आपने सार्वजनिक तौर पे कही थी, क्या हुआ था अगर आप दर्शकों को बताएं उस कैबिनेट बैठक में जिसमें उन्होंने ये बात रखी थी अपनी? वो जो कैबिनेट की बात, जी जी, कंधार हाईजैकिंग की बात कर रहा हूं। हाईजैकिंग की समय की बात नहीं, वो मुझे याद है क्योंकि उस समय कैबिनेट में चारों तरफ देश में चिंता थी और कैबिनेट में भी चिंता इस बात की होती थी कि भाई जो लोग जो विमान अपहरण हो गया है और जिस हॉस्टेजेस हैं उनको कैसे वापस लाया जाए, तो इसी बात पर चर्चा हो रही थी कैबिनेट की मीटिंग में। और ममता बनर्जी भी उस मीटिंग में एक सदस्य के रूप में उपस्थित थी। मुझे याद पड़ता है कि उन्होंने वाजपेयी जी को ये कहा कि अगर जो आतंकवादी हैं वो पैसेंजर्स को रिलीज करने को तैयार हो जाए और एवज में उनको हॉस्टेज बना ले तो वो कंधार जाकर हॉस्टेज को तैयार है। ऐसा उन्होंने एक ऑफर दिया था उस समय। वो ऑफर दिया उन्होंने, अपनी बहादुरी उन्होंने दिखाई। ऑफर पर काम इसलिए नहीं हुआ कि उस पर कोई सहमति नहीं बनी थी। आतंकवादी उस पर वहां तक बात पहुंचाने की जरूरत ही नहीं महसूस हुई, क्योंकि ऐसा पता चला कि वो इसको स्वीकार भी नहीं करेंगे। लेकिन ममता जी ने अपनी तरफ से ये ऑफर कैबिनेट में किया। यशवंत सिन्हा जी, एक अपडेट है उस पर भी मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि ममता को चोट एक हादसा, चुनाव आयोग की जो बैठक हो रही थी उसमें चुनाव आयोग की तरफ से यह खबर निकल कर आ रही है कि ममता पर हमला नहीं हुआ, जो चोट लगी वो एक हादसा थी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये ममता के सुरक्षा अधिकारियों से चूक हुई, इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह खबर आ रही। अब देखिए, अभी एक तो मैं आपसे ये कहूंगा कि चुनाव में जब से आदर्श आचार संहिता लग जाती है तो वहां पर एक नए प्रकार का शासन आ जाता है, और वो है इलेक्शन कमीशन का शासन। हमने संविधान में पढ़ा कि या तो लोकप्रिय सरकार का शासन होगा या राज्यों में राष्ट्रपति का शासन लगेगा। यह हाल के दिनों में धीरे धीरे करके इलेक्शन कमीशन ने अपना जो अधिकार क्षेत्र है वो ऐसा बढ़ा लिया है कि अब चुनाव की घोषणा होने के साथ ही कोई भी राज्य इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत आ जाता है और सारी बातें इलेक्शन कमीशन तय करता है। अब इलेक्शन कमीशन का राज जब शुरू हो गया तो इलेक्शन कमीशन को ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर भी हैं उनकी सुरक्षा का उचित बंदोबस्त हो। इलेक्शन कमीशन ये कहा कि नहीं बच सकती है कि ये लोकल जिले की जिम्मेदारी, ये इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए। उन्होंने नहीं देखा। उस समय का वीडियो जो है आप ही लोगों के टीवी चैनल पर मैंने भी देखा था कि जब ममता जी को चोट लगी तो उस समय वहां कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। क्यों नहीं था? उनका इनर सिक्योरिटी रिंग कहाँ था? वो चीफ मिनिस्टर है, इन सब की व्यवस्था होनी चाहिए थी। तो इसलिए इस बात की सघन जांच होनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि इसमें इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका होनी चाहिए वो भूमिका शायद इलेक्शन कमीशन ने उतने बखूबी नहीं निभाई। शुक्रिया यशवंत सिन्हा जी वक्त निकालने के लिए और एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए सारे मुद्दों पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।